स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं। उसमें हम लोग कॉमर्स वाले पार्ट को स्टार्ट किए हैं और उसमें अकाउंटिंग वाले पोर्शंस में बहुत चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही हम लोग 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं। वो सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में कॉमर्स वाले पोर्शंस में रखी हुई है, उसे जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज हम लोग कॉमर्स एमसीक्यू टेस्ट 3 पेपर ले आए हैं। इससे पहले हमने 2 पेपर कराया है, वो भी प्लेलिस्ट में है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके, और हम डायरेक्ट करते चले जा रहे हैं समय ना गंवाते हुए। आप लोग पॉज करके इसका आंसर सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस किस को बेस मानकर बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। असल में क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो हिंदी वाले व्यूअर्स हमें इंग्लिश हिंदी दोनों में कहे हैं, तो इसलिए हम इसे थोड़ा ट्रांसलेट करते हुए चलते हैं, समझाते हुए हिंदी में। तो आप लोग सभी को पता होगा कि हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्या बनाते हैं। सबसे पहले अगर आपका होता है तो वो जनरल हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद ही हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ऐसी आपकी क्या होती है, सिक्वल होती है। तो आप लोग पता होगा कि जनरल क्या है, आपका साधारण लेखा करने की एक तरीका है। उसके बाद हम लोग लेजर जब बनाते हैं तो लेजर क्या होता है, अलग अलग जो जनरल में एंट्री होती है उसको हम लोग अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन सीधे ही कि ट्रायल बैलेंस हम किसके बेस पर तैयार करते हैं। तो यहाँ सिंपल आपको पता चल गया होगा, तो जनरल नहीं होगा, ये गलत होगा। कैश अकाउंट तो होता नहीं, क्योंकि वो एक आपका क्या होता है, ट्रायल लेजर का ही एक खाता होता है। और बैलेंस शीट हम लोग ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लेजर अकाउंट। तो पहले का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ। बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठा एक विवरण है किस चीज का, एसेट्स का केवल, लायबिलिटीज का केवल, कैपिटल का केवल, या सभी। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपके बाएं साइड लायबिलिटीज होती है और दाहिने साइड एसेट्स होती है। तो यहाँ लायबिलिटीज तो एसेट्स दोनों सही होगा। अब बात आती है कि कैपिटल भी होगा। तो आपको पता होगा कि हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहां हमने बताया था कि एक होता है द्विपक्ष अवधारणा में हम लोग ने समझा था कि ए बराबर ई होता है, और ए माने एसेट्स, ई माने इक्विटी। और इस इक्विटी को हम लोग 2 भागों में या 2 चीज को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। पहला होता है ओनर इक्विटी, और दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए, जो हम लोग बैलेंस शीट बनाए उसमें तो लायबिलिटी में जो पहला चीज था वो तो आप एक्सटर्नल लायबिलिटी समझते हैं, पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओनर की इक्विटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल के नाम से समझते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर सेकंड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो कह रहा है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर रिफर्ड टू एज। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा ही है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट किस चीज में रिफर किया जाता है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन इसको समझा भी चुके हैं इससे पहले वाले एमसीक्यू में भी। फिर से एक बार देख लीजिए कि हम लोग की जो अकाउंट्स होती है वो नॉर्मली हम लोग 3 चीजों में डिवाइड किए हैं, 3 तरीकों में वर्गीकृत किए हैं मुख्य रूप से। पहला हम होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट, और तीसरा एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ये आपका गोल्डन रूल्स में आप लोग इसको पढ़े होंगे, तो याद भी होगा गोल्डन रूल में। तो
पर्सनल अकाउंट में उन चीजों को लाई जाती है जो व्यक्तिगत रूप से होते हैं या संस्था होती हैं, उनकी जो भी हम लेखे करते हैं वो सारी चीजें हम लोग पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। रियल अकाउंट में हम लोग उन चीजों को रखते हैं जो आपकी कमोडिटीज होती हैं, एसेट्स होती हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो व्यवसाय में आती है, संपत्ति के रूप में, कम्युनिटी के रूप में या जाती है, उन सभी चीजों को हम लोग रियल अकाउंट में रखते हैं। और नॉर्मल अकाउंट में उन चीजों को रखते हैं जो भी हमारी एक्सपेंसेज होती है, हानि होती है, लॉसेज होती है, जो भी हमारी इनकम होती है या प्रॉफिट होती है, उन सभी चीजों को हम लोग नॉर्मल अकाउंट में रखते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या है। एक आपका एक रेवेन्यू है, एक एक्सपेंसेस है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल अकाउंट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अब तो पता ही हो गया कि नॉर्मल अकाउंट में ही हम लोग एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को डालते हैं, ना रियल में, ना कैश में, ना बैंक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड का हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ डेब्टर अकाउंट्स। तो ये आपको पता ही होगा कि हम लोग जब डेब्टर्स पैसे कैसे क्रिएट होता है, ये अभी आप सिंपल से समझते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं या उधार विक्रय करते हैं, तो ही क्या होता है, हम लोग कैश की जगह ना करके एंट्री उस पर्सन का नाम लिखते हैं और फिर हम लोग टू सेल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन डेब्टर्स है वही पर्सन क्या होता है, डेब्टर्स होता है, जिससे वो क्या होता है, हमको देनदार वो होता है, हमें कुछ देने वाला रहता है या कैश देने वाला होता है। तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन ही कह रहा है कि डेबिट साइड डेब्टर अकाउंट को हम लोग किस चीज से शो करेंगे। तो यहाँ पे आपका वो उधार विक्रय की ही दशा में होगा। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ क्या क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा, रिटर्न इनवर्ड नहीं होगा, डिस्काउंट अलाउ भी नहीं होगा, वो होगा क्रेडिट सेल्स। आशा करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है विल बी क्रेडिटेड इफ गुड्स आर गिवन एज अ चैरिटी। अब यहाँ ये बात आती है कि हम लोग कभी कभी संस्था क्या करती है, कुछ चीजें सैंपलिंग में दे देती है, कुछ चीजें चैरिटी में भी अपने गुड्स दे देती है। जो गुड्स होती है उसको बेचने के अलावा वो बहुत सी चीजें गुड्स को चैरिटी में या सैंपलिंग में, एडवर्टीजमेंट से पहले हम लोग सैंपलिंग भी करते हैं, एडवर्टीजमेंट का ही एक पार्ट होता है, या हम लोग उसको दान में दे देते हैं कुछ गुड्स, या हम लोग उसको सेल्स करते हैं, विक्रय करते हैं। तो जब हम लोग सेल्स करते हैं वहां तो हमारी क्या होती है, चीजें आपकी शो होती है आपके सेल्स अकाउंट के थ्रू। बट जब भी कभी हम लोग कोई चीजें गुड्स सैंपल या चैरिटी में देते हैं तो उसको हम लोग नगद में नहीं देते हैं, या उसको हम लोग उस माल में लागत मूल्य में लाभ को नहीं जोड़ के देते हैं, केवल उसके लागत मूल्य पर ही हम लोग चैरिटी या सैंपलिंग में चीजों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आपका चैरिटी अकाउंट से कोई अकाउंट नहीं बनता है, और यहाँ पे आपका सेल्स यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ सेल्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। तो जब भी आपका चैरिटी या सैंपलिंग में अगर गुड्स जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परचेज में ही डिनोट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का 5 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या रहा है कि द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल डिडक्ट दैट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम शुड बी रिकॉर्ड और रिकॉग्नाइज व्हेन। तो क्वेश्चन का यहाँ पे सिंपल सा ये है कि अगर कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल्स, आपको हमने एक अवधारणा पढ़ाई थी कि अगर वसूली की अवधारणा, आप लोग अगर इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, सारी अवधारणाओं को हमने समझाया था। तो उसमें हम लोग कब इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये अवधारणा पूछ रहा है कि हम लोग इनकम को कब रिकॉर्ड या कब हम लोग प्राप्त करना मानते हैं। तो जब कैश रिसीव हो जाती है, या एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, व्हेन दे आर अर्न, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड। तो इसका आप सही आंसर बताइए। कैश रिसीव नहीं, क्योंकि नगद प्राप्ति ही केवल इनकम का स्रोत नहीं माना जाता। एंड ऑफ इनकम ये तो होगा ही नहीं। व्हेन दे आर अर्न, व्हेन दे आर अर्न का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग तब अर्न मान लेते हैं जब
एसेट्स का या माल का, गुड्स का हस्तांतरण किसको हो जाता है, आपके ग्राहक को या कस्टमर को हो जाता है, तो वहां पे हम लोग इनकम को क्या कर लेते हैं, अर्न मान लेते हैं। तो हमको केवल जब इनकम को अर्न मान लिया जाता है तो हम लोग उसको चढ़ा देते हैं, किसमें, आपके इनकम के रूप में हम लोग उसे मान लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये क्वेश्चन यही था कि वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनकम कब हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, याद आ गया कि अगर आपका कोई भी ऐसी गुड्स है, उसके बदले कोई भी ऐसा बिल्स रिसीवेबल मिलता है या कोई भी ऐसी वैध आपको प्रमाण मिलता है, तो भी हम लोग उसको क्या कहते हैं, अर्न के रूप में मानते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग माल का हस्तांतरण करने के पश्चात ही हमें कोई वैध प्रतिरूप मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द टर्म क्रेडिट मीन्स बाय बिजनेस। यहाँ पे क्रेडिट का क्या तात्पर्य है एक बिजनेस में, रिसीविंग ऑफ बेनिफिट, इट हैज नो इफेक्ट ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडिंग बेनिफिट, इट डिपेंड्स अपॉन आइटम्स। तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आप लोग खुद का, अगर जैसे कि कभी किसी बैंक से आप लोग अपना क्रेडिट लीजिए, तो वहां पे सबसे पहले आपकी क्या देखी जाती है, क्रेडिट रैंकिंग ही देखी जाती है। क्रेडिट रैंकिंग वो होती है कि आप इससे पहले कोई अगर लोन लिए हैं तो उसको कैसे आपने भुगतान किया है, उसी के थ्रू आपको एक रैंकिंग दी जाती है। तो वही चीज आपको क्या है, ये इससे आपकी क्रेडिट रैंकिंग अगर अच्छी होगी तो उससे क्या होगी, आपको अच्छी बेनिफिट मिलेगी रिसीविंग में। तो उसी तरह एक बिजनेस में भी क्रेडिट जो होती है वो बिजनेस के लिए क्या करती है, प्रोवाइडिंग बेनिफिट तो करती ही है, साथ ही आपका क्या होता है, प्रोवाइड करने तक ही सीमित ना रह के वो हमें क्या मिलती है, हम किसी को प्रोवाइड नहीं करते बल्कि हम खुद क्या करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए, रिसीविंग बेनिफिट। तो 7 का ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये क्वेश्चंस आप पढ़े ही होंगे कि किसी भी कंपनी को जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद सबसे मुख्य रूप दूसरा क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। तो ये सब क्या होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होती है किसी भी कंपनी को बनाने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग पूछ रहा है कि आपका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए वो कौन सा पत्र होता है जो इंटरनल मैनेजमेंट को क्या करता है, एक साथ जोड़े रहता है, उनको एक साथ नियमों में बांधे रहता है। तो वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होता है, प्रोस्पेक्टस वो होता है जो हम लोग शेयर को इशू करने से पहले जनता से क्या करते हैं, अपने अंशों को खरीदने के लिए आपकी कंपनी के बारे में जानकारियां प्रदान करते हैं। और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब वैधानिक कोई भी आपका जो डिक्लेरेशन किए होते हैं वो चीज होता है। तो यहाँ पे ये तीनों ना होके प्रोस्पेक्टस, डिक्लेरेशन और एसोसिएशन ना होके राइट आंसर क्या होगा आपका बी। तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के इंटरनल लोगों को एक साथ नियम में बांधे रखने के लिए बनाया जाता है। अगर इसका नहीं होता है तो हम लोग, आप पढ़े होंगे कि 99 आपकी फॉर्म होती है, फॉर्म 99, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एन एंट्री विच इज मेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन कैश बुक से आया है। जब आपका कोई कैश बुक में बोथ साइड एंट्री की जाती है तो उसे हम कौन सी एंट्री कहते हैं, कैश एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट एंट्री या कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री वो होती है जो हम लोग क्या करते हैं, आपके कुछ मदों को डेबिट करते हैं और कुछ मदों को क्रेडिट करते हैं, वो आपकी कंपाउंड एंट्री होती है। पर यहाँ कैश बुक में क्या होता है, ऐसी एंट्री जो बोथ साइड होती है उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, एक खाता दूसरे खाते को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, या कैसे के एक दूसरे को आपका कॉम्प्लीमेंट कर देता है या एक दूसरे चीजों को क्रॉस करके खत्म कर देती है, इसीलिए उसे आप कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 9 का
बी कॉन्ट्रा एंट्री। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल विच फॉलोइंग टाइप बिजनेस। तो पृथक व्यवसायिक अस्तित्व, ये एक अवधारणा हमने पढ़ाई थी, वो किससे रिलेटेड होती, किस बिजनेस से? सोल प्रोप्राइटर्स, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ अबव। तो ये सब आपको पता ही होगा कि पृथक जो अस्तित्व होता है वो आपके सभी लोगों के लिए क्या होता है, मान्य होता है। पर अगर हम लोग वैधानिक रूप में देखें कि विधान में दर्ज है, तो वो आपके कंपनी में क्या है, इसको विधान में ही दर्ज किया गया है। पृथक व्यवसायी अस्तित्व की कंपनी एक उसकी मुख्य विशेषताएं ही होती है। तो इसका आंसर आपका सभी होगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप जनरलाइजिंग इन अकाउंटिंग सर्किल। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ जनरलाइजिंग इन अकाउंटिंग सर्किल, जैसा अभी हमने क्वेश्चन बताया कि जर्नल के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। तो जर्नल से जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, खतौनी या पोस्टिंग कहते हैं। तो वही चीज पूछ रहा है कि जनरलाइजिंग इन अकाउंटिंग साइकिल नेक्स्ट स्टेप। तो जनरलाइजिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग ही करते हैं। तो इसका आंसर आपका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, बैलेंसिंग नहीं होगा, एनालाइजिंग नहीं होगा, राइट आंसर होगा बी पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अ सर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबल बाय यूजिंग अ सस्टेनेबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज टर्म एज। तो इस क्वेश्चन का मतलब इतना ही कह रहा है कि अगर कोई प्रेजेंट लायबिलिटी है, अब वो प्राप्त होना ना होती है या प्राप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे रिलायबल करेंगे अपने यूज के लिए, या कैसे हम लोग उसको एस्टिमेट करेंगे टर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई असर्टेन अमाउंट होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बेड डेट्स मान लेते हैं जो अब प्राप्त होने वाली नहीं है। और उस बेड डेट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने लाभ में से कुछ प्रोविजंस बना लेते हैं। ये किस अवधारणा के अंतर्गत आता है, आपका कॉन्टीजेंट होता है या आपकी रूढ़िवादी अवधारणा होती है। सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो प्रोविजंस होगा, क्योंकि हम लोग जो बैड डेट्स होती है उसको हम लोग अगर वो प्राप्त होने की उम्मीद नहीं रहती तो उसे हम लोग उसके लिए क्या कर लेते हैं, प्रोविजंस बना लेते हैं। तो इसका आंसर आपका सी होगा 12th का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन केस ऑफ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस द वर्ल्ड आर रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए ही होंगे। तो आपको जनरली जब हम लोग प्रॉफिट लॉस या कुछ भी बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज, तो हम लोग इधर टू करते हैं, इधर बाई करते हैं। और अगर कोई कह रहा है क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ पे बाई बैलेंस डाउन कर देते हैं। और अगर हम लोग का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे हम लोग टू में दिखाते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका ए होगा। देख लेते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग क्वेश्चन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं उसी तरह है। देखिए पहला दिया है कैश प्लस अदर एसेट्स बराबर कैपिटल माइनस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट प्लस इनकम, फिर एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, एसेट प्लस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी। तो यहाँ पे एक चीज हमने अभी इससे पहले ही बताया कि ये आपका एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक इक्वेशन होता है, उसे हम लोग ए बराबर ई बोलते हैं, एसेट बराबर इक्विटी। इस इक्विटी को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें हम लोग एक होता है ओनर इक्विटी जिसे हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं, और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चंस अगर हम लोग एक दूसरी तरीके से लिखें तो ए बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसी चीज को हमको देखना है, एसेट्स आपका यहाँ पे ये दो चीज तो गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे कैश और इनकम से कोई मतलब नहीं होता है, इन्हीं दो में आपको चेक करना है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी, अगर हम लोग एल को इधर कर देंगे तो ए माइनस एल बराबर कैपिटल होगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। और ए प्लस कैपिटल बराबर लायबिलिटीज नहीं होगी, क्योंकि ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका
राइट आंसर क्या होगा, ए माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। होता ये भी है कि जो भी आपकी एसेट्स होती है उसमें अगर हम सारी लायबिलिटी घटा दें तो जो भी लायबिलिटी घटाने के बाद बचता है वो क्या होता है, वो ओनर की ही होती है कैपिटल। इसीलिए उसे हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स सर्व द पर्पज ऑफ लेजर टू इन एडिशन टू द रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो हम लोग लेजर कब बनाते हैं, लेजर हम लोग जर्नल के बाद बनाते हैं, और लेजर हम लोग क्या करते हैं, खातों का अलग अलग रूपों में वर्गीकरण कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग पहला आपका क्या होता है, परचेज बुक भी होती है, सेल्स बुक भी होती है, बिल्स रिसीवर बुक भी होती है, कैश बुक भी होती है। ये सारी बुक आपकी लेजर में बनती है। पर यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स, तो वो कौन सी ऐसी सब्सिडरी बुक्स है जो आपके लेजर की पर्पज को क्या करता है, सर्व करता है। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि परचेज बुक कब बनता है, जब हम लोग कोई उधार चीजें खरीदते हैं। सेल्स बुक कब बनता है, जब हम लोग कोई उधार चीज बेचते हैं। बिल्स रिसीवर इन्हीं उधार, आपके उधार के कारण ही बिल्स रिसीवर बनते हैं। और ये कैश बुक है वो नगद जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो परचेज हो सेल्स हो, जो भी होती हैं वो सारी चीजें हम किस में दिखाते हैं, कैश बुक में दिखाते हैं। तो इसीलिए लेजर्स में जो आपका सब्सिडरी बुक होती है वो आपकी कैश बुक ही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपका लेजर की एक सब्सिडरी बुक के रूप में भी काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एसेट दैट इज नॉट द फिजिकल इन नेचर इज कॉल्ड, वो कौन सी एसेट है जो आपकी फिजिकल रूप में नहीं होती, भौतिक रूप में। तो वो आपका पहला ही आंसर जो दिया है इंटेंजिबल या आपकी अदृश्य एसेट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल। लिक्विड एसेट्स हम लोग बताए थे कि कैश और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो तुरंत होती है उसको हम लोग लिक्विड एसेट बोलते हैं। करंट एसेट में जो भी आपकी चीजें होती हैं, आपकी जितने भी कैश हो गया, स्टॉक हो गया और आपके डेप्टर्स हो गए, ये सारे चीजें, और आपके साथ ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सभी चीजों को हम लोग क्या कर देते हैं, करंट एसेट में रखते हैं। और फिक्स एसेट वो सारी चीजें होती हैं जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी लैंड, ये सब चीजें ट्रेंजिबल होती हैं जो दृश्य होती हैं, उन सबको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। पर इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है ये भी समझ लीजिए। तो ये इंटेंजिबल इसे फिजिकल रूप में नहीं होती हैं, वो अदृश्य रूप में होती हैं। जैसे कि आपकी गुडविल हो गई, कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये सब क्या होती है, केवल नाम की एसेट्स होती हैं या एक अदृश्य रूप में होती हैं, इनको हम लोग टच नहीं कर सकते। ये केवल आपकी एक नाम पे डिपेंड करती हैं। तो इस तरह आपका फिजिकल नॉट फिजिकल एसेट्स क्या हो जाती है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म इज जनरली यूज फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये कह रहा है कि हम लोग डेप्रिसिएशन जब लगाते हैं तो नेचुरल रिसोर्स पर हम लोग उस डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं। तो अमोर्टाइजेशन, डिप्रेशन, एप्रिसिएशन, डिस्पोजल वैल्यू। तो डिस्पोजल वैल्यू क्या होती है, जो आखिरी में क्या होती है, बची हुई स्क्रैप वैल्यू होती है, जो डंप वैल्यू होती है उसी को हम लोग डिस्पोजल वैल्यू बोलते हैं। फिर एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन का अर्थ ही नहीं है डेप्रिसिएशन से, ये सीधे उसका अपोजिट है। फिर आता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन एक ऐसा टर्म है जब हम लोग कोई चीज क्या आपके इन्फ्लेशन या कह सकते हैं उच्च वजन के थ्रू कोई चीजें एसेट में कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो वहां पे हम लोग इस टर्म को यूज करते हैं। पर जब हम लोग नेचुरल रिसोर्स में कोई कमी होती है, या जैसे खदानों में या कोयले की खदानों में कोई कमी होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन का टर्म का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिया है अकाउंट रिसीवर एंड इन्वेंट्री आर ऑफ एग्जाम्पल। तो अभी हमने इसको बताया कि अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री आपके किस में होती हैं, जितनी भी आपकी करंट एसेट होती हैं वो सारी चीजों को हम लोग, स्टॉक अगर कहीं पे भी आ गया तो उसको आप करंट एसेट में मान लीजिएगा, और अकाउंट रिसीवेबल, ये दो चीजें अगर आती है तो उसको हम लोग करंट एसेट में रखते हैं। लिक्विड एसेट में हम लोग इन्हीं दो चीजों को बाहर कर देते हैं, और कैश, आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और साथ ही आपके जो आपके अकाउंट रिसीवेबल इसमें शामिल करते हैं। स्टॉक को केवल लिक्विड में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि स्टॉक को कैश में बदलने में बहुत
एक वित्तीय वर्ष का समय लगभग लग जाता है। जब हमने एक चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बिजनेस ऑपरेशन साइकिल बताया था, तो वहां पे हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तो वो वाला वीडियो आप देख के समझ सकते हैं। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? करंट एसेट्स, जिसे हम लोग इसमें शामिल करते हैं करंट एसेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू अ सप्लायर, अगर कोई गुड्स रिटर्न होता है सप्लायर से तो हम क्या करते हैं? अ डेबिट नोट इज सेंड टू हिम, एन अकाउंट सेल इज सेंड टू हिम, अ रिसिप्ट इज सेंड टू हिम, या आइदर बी और सी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कि व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू अ सप्लायर, जब कोई सप्लायर से गुड्स रिटर्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग डेबिट नोट में क्या कर देते हैं? सेंड करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेयर फॉर विच अमाउंट इज पेड बाई पब्लिक आर कॉल्ड शेयर। तो ये चीज आप लोग पढ़े होंगे कि शेयर्स जब हम लोग क्या करते हैं? इशू करते हैं, तो कुछ क्या होती है? एप्लीकेशन होती है। जितनी एप्लीकेशन होती है उसमें से जितनी कंपनी अपने शेयर को लोगों को देती है वो अलॉटमेंट होती है, और उस अलॉटमेंट के बाद जो भी पब्लिक शेयर्स का पैसा क्या करती है? पेड अप करती है जितना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पब्लिक पेड बाई पब्लिक, तो उसे हम लोग पेड अप शेयर बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा 20 का बी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देखे। आशा करते हैं कि आप लोग के अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हुए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 20 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उन सभी लोगों को जो यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आया है तो उसे डिसलाइक करिए, जिससे हमें आपकी रुचि पता चल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।